नमस्कार, गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में हम समझेंगे अल्टर्ड इम्यून रिस्पांस के बारे में। हमारा इम्यून रिस्पांस उसमें अल्ट्रेशन आ जाते हैं तो कौन कौन सी हमको डिसऑर्डर कॉज होते हैं और ये किस तरीके से होता है, इसके साइन सिम्टम क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, कौन कौन से हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं इम्यून रिस्पांस में फैक्टर, उनके बारे में हम जानेंगे। तो ओवरऑल हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर का आपका इंट्रोडक्शन क्या है और ओवरव्यू ऑफ नॉर्मल इम्यून रिस्पांस, आपका जो नॉर्मल इम्यून रिस्पांस उसका एक ओवरव्यू समझेंगे। नॉर्मल इम्यून रिस्पांस आपका क्या है, अल्टर्ड इम्यून रिस्पांस, उसके बाद आपका इम्यून रिस्पांस में अल्ट्रेशन आ जाता है, किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस आ जाता है तो उसके बारे में हम समझेंगे। फिर हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जी, एलर्जी के बारे में और हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में भी समझेंगे। देन एलर्जिक डिसऑर्डर, कुछ हमारे एलर्जिक डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में जानने वाले हम, जैसे कि हो गया आपका एनाफाइलेक्सिस, एलर्जिक राइनाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, फूड एलर्जी, सीरम सिकनेस, लेटेक्स एलर्जी, यूटिकेरिया एंड एंजियो एंजियोडेमा, है ना। और उसके बाद देखेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्स, नर्सिंग का क्या मैनेजमेंट रहता है अल्ट्राड इम्यून रिस्पॉन्स में, राइट। और ऑटो इम्यून डिसीज, कुछ आपकी ऑटो इम्यून डिसीज होती है जो आपके हेल्दी सेल्स होते हैं ना, इम्यूनिटी का काम होता है कि आपके डिस्ट्रॉय डेड सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको इन्वेडिंग करना, है ना, पैथोजेंस को, बैक्टीरिया वायरस को, फॉरेन सब्सटेंस को। पर उसकी वजह से क्या होता है, वो पहचानने में, उनको रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम हो जाती है और जो बॉडी के हेल्दी सेल्स रहते हैं उनको ही वो डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, उनको ही खाने लग जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ऑटो इम्यून डिसीज, जैसे कि आपका आ जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज, एल्किलोसिंग स्पॉन्डाइटिस, राइट। तो इनके बारे में हम समझेंगे। उसके पहले कुछ टर्म में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, राइट आपका। तो कुछ हमारी सेलेक्टेड टर्म है, इनका डेफिनेशन है, जैसे कि एलर्जेंस, एलर्जेंस क्या होता है, इट इज द सब्सटेंस दैट कॉज मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी, ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आपको एलर्जी को कॉज करता है, एलर्जी को मैनिफेस्ट करता है, इट इज नोन एज द एलर्जेंस। कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से आपको एलर्जी कॉज हो रही, मैकेनिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं एलर्जेंस, राइट। जैसे कि आप पॉलन ग्रेन कर रहे हो, जैसे अभी किसान भाई लोग क्या करते हैं, गेहूं वगैरह काटते हैं, तो जो गेहूं से क्या होता है भूसा निकलता है, उससे डस्ट निकलती है, उससे एक तो आपको एलर्जी होती है, वो हो जाता है आपका एलर्जी सब्सटेंस में आ जाता है, राइट। उसके बाद फिर कुछ चीज़ें आ जाती है आपके, जैसे कि कुछ केमिकल लेवल पर हो गया जिसकी वजह से आपको क्या होती है, कोई भी डिसीज कॉज हो जाती है। तो जो भी मतलब पैथोजन हो गया, बैक्टीरिया वायरस हो गया, केमिकल हो गया, जो आपको एलर्जी कॉज कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं एलर्जेंस, राइट। आया समझ। उसके बाद फिर आता है आपका एलर्जी, एलर्जी क्या, इट इज एन इनअप्रोप्रिएट एंड ऑफन हार्मफुल इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स टू द सब्सटेंस दैट इज नॉर्मली हार्मलेस। एलर्जी क्या है, इट इज इनअप्रोप्रिएट एंड ऑफन हार्मफुल इम्यून सिस्टम, है ना। इनअप्रोप्रिएट है, ऑफन क्या होता है आपका हार्मफुल इम्यून सिस्टम होता है, रिस्पॉन्स टू सब्सटेंस दैट नॉर्मली हार्मलेस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी है, उसके अगेंस्ट क्या करती है आपकी एलर्जी हो जाती है, उसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं एलर्जी। आया इतना समझ। उसके बाद आता है एनाफाइलेक्सिस, दिस इज क्लिनिकल रिस्पॉन्स टू एन, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज क्लिनिकल रिस्पॉन्स This is clinical response to an immediate immunological reaction between a specific antigen and antibody. Anaphylaxis क्या एक clinical response होता है to an immediate immunological reaction between a sepsis antigen and antibody. एनाफाइलेक्सिस क्या है, क्लिनिकल रिस्पॉन्स होता है टू एन इमीडिएट और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है बिटवीन किसके बीच, स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है, स्पेसिफिक एक रिएक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन। उसके बाद आता है एंटीबॉडी ना, तो एंटीबॉडी और एंटीजन को भी समझना जरूरी है आपको एनाफाइलेक्सिस से पहले, राइट। तो क्या होता है, बात आ जाती है कि एंटीबॉडी क्या है, तो इट इज द प्रोटीन सब्सटेंस, एक प्रोटीन का सब्सटेंस होता है
by the body in response and interacting with the specific antigen. क्या होता है, एक प्रोटीन सब्सटेंस होता है डेवलप बाय द बॉडी, आपकी बॉडी इसको डेवलप करती है इन रिस्पॉन्स टू एंड इंटरेक्टिंग विद द स्पेसिफिक एंटीजन, जो एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है उसके साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद आता है एंटीजन। एंटीजन इट इज द फॉरेन मटेरियल दैट इंड्यूस टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है, एक आपका फॉरेन मटेरियल होता है जो आपको एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा एंटीजन का प्रोडक्शन, सॉरी आपका एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो, राइट। ये हो गया आपका। फिर आ जाता है एटोपिक डर्मेटाइटिस। दिस इज द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। डर्मेटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द डर्मिस, जो आपकी स्किन की डर्मिस लेयर है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, स्वेलिंग आ जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटिस मतलब होता है स्वेलिंग, है ना। डर्म मतलब स्किन में है, आइटिस TITIS, आइटिस, इसका मीनिंग क्या होता है, स्वेलिंग होना, सूजन होना, इन्फ्लेमेशन आना। तो यहाँ पर टर्म के लिए डर्मेटाइटिस। तो आपकी जो स्किन की डर्म लेयर है इसमें क्या होता है, दिस इज ए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ स्किन कैरेक्टराइज्ड बाय इचिंग, रेडनेस एंड ए वैरायटी ऑफ स्किन लीशंस। इस टर्म में क्या होता है आपको, दिस इज टाइप 1, सबसे टाइप 1 की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है स्किन की, कैरेक्टराइज बाय मतलब क्या क्या आपको सिम्टम होते हैं इसमें, जैसे इचिंग हो गया, रेडनेस हो गया एंड वैरायटी ऑफ स्किन लीशंस। क्या क्या हो सकता है, इचिंग, रेडनेस एंड वैरायटी ऑफ स्किन लीशंस, आपके फोड़े फुंसी वगैरह हो जाना, रेडनेस हो जाना, स्किन पर दाने दाने आ जाना, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एटोपिक डर्मेटाइटिस। फिर आता है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी इज एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इटसेल्फ। ऑटो इम्यूनिटी क्या, एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है। ऑटो इम्यूनिटी इज एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इटसेल्फ, है ना। ऑटो इम्यूनिटी मतलब खुद इम्यूनिटी आप उसके अगेंस्ट में एक रिस्पॉन्स करने लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो हेल्दी सेल रहते हैं उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, और आपकी बॉडी के जो हेल्दी सेल रहते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, कोई भी आपको ऑटोइम्यून डिसीज होता है तब, राइट। फिर बी सेल्स, वाइट ब्लड सेल दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड एड इन द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। बी सेल्स क्या होते हैं, आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट, जो कि आपको एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं एंड हेल्प करते हैं आपको इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी में रिकॉग्नाइज करने में। फिर आता है सेल्स मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल्स mediated immunity response initiated through specific antigen recognition by the T cells and are called the mediated immunity. सेल्स मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इनिशिएट थ्रू द स्पेसिफिक एंटीजन। ये क्या करती है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स से जो इनिशिएटेड करता है स्पेसिफिक एंटीजन और रिकॉग्नाइज करता है बाय टी सेल एंड कॉल्ड मीडिएटेड इम्यूनिटी। और इसको क्या बोलते हैं हम, मीडिएटेड इम्यूनिटी या टी सेल इम्यूनिटी। जो टी सेल्स होता है ये बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है, एक स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है जिसको हम बोलते हैं मीडिएटेड इम्यूनिटी। फिर नेक्स्ट टर्म आती है हमारी साइटोकाइन। So what is cytokine? A soluble factor secreted by WBCs and variety of other cells in body. साइटोकाइन का ये soluble factor है जो कि सीक्रेट होता है आपके WBC से एंड वैरायटी ऑफ सेल इन द बॉडी, एंड अलग अलग वैरायटी के सेल से बॉडी में बाहर से सीक्रेटेड होता है क्या, आपका साइटोकाइन। फिर आता है इरिथमा। इट इज द डिफ्यूज रेडनेस ऑफ स्किन। इरिथमा क्या है, डिफ्यूज रेडनेस ऑफ स्किन, आपकी जो स्किन है वहाँ पर आपको रेडनेस हो जाना, डिफ्यूज हो जाना, अलग अलग जगह पे वो फैल जाना, ओके। फिर नेक्स्ट टर्म आती है आपकी हेल्पर टी सेल, लिम्फोसाइट दैट अटैक फॉरेन इन्वेडर एंटीजन डायरेक्टली। हेल्पर टी सेल क्या होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं जो कि डायरेक्ट अटेंड करते हैं आपके फॉरेन इन्वेडर एंटीजन डायरेक्टली। लिम्फोसाइट दैट अटैक फॉरेन इन्वेडर एंटीजन डायरेक्टली। हेल्पर टी सेल क्या होते हैं, जो फॉरेन मटेरियल्स होता है, फॉरेन बॉडी होती है, उनको इन्वेडर करते हैं, डायरेक्ट आपके एंटीजन से ये अटैक करने का काम करते हैं एट द टाइम ऑफ पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस जब आपका बॉडी के अंदर एंटर करता है। फिर आता है हिस्टामाइन। इट इज द सब्सटेंस इन द बॉडी दैट कॉज इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन, डायलेशन ऑफ कैपिलरीज एंड कॉन्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। हिस्टामाइन क्या है,
एक हमारा सब्सटेंस होता है, एलर्जिक सब्सटेंस होता है, जब भी आपको एलर्जी होती है इनकेस ये क्या करता है, रिलीज होता है, तो इट इज द सब्सटेंस ऑफ बॉडी, है ना, दैट कॉज, ये क्या कॉज करता है, इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन, जिसकी वजह से आपका गैस्ट्रिक म्यूकोसा का जो सिक्रेशन है वो इंक्रीज होता है, कैपिलरीज उनमें डायलेशन हो जाता है, वो डायलेट हो जाती है, एंड कॉन्स्ट्रिक्ट ऑफ द ब्रोंकियल स्मूथ मसल, जो आपकी ब्रोंकियल की स्मूथ मसल है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है ना, तो अस्थमा वगैरह की कंडीशन में। और हाइपर सेंसिटिविटी, इट इज द ओवर एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन। हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी के आगे क्या लगा है, हाइपर, मतलब एक्सेसिव होना, ज़्यादा इंक्रीज होना, है ना, तो सेंसिटिविटी का इंक्रीज होना, तो इट इज द ओवर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है वो ओवर एक्टिवेट हो जाना अगेंस्ट फॉरेन एंटीजेंस, मतलब ज़्यादा जितनी जरूरत थी उससे ज़्यादा वो एक्टिवेट हो जाना, हाइपर एक्टिव हो जाना, फाइट करने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हो जाना, है ना, ये आ जाता है आपका हाइपर सेंसिटिविटी। फिर अगला आता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, adaptive immune response depending on the action of antibodies। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है डिपेंडिंग ऑन द एक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एक अलग से आपका डिपेंडिंग इम्यून रिस्पॉन्स है और जो एक्शन करता है अगेंस्ट आपके एंटीबॉडीज के। फिर आता है आपका इम्यूनिटी, इट रेफर टू द बॉडीज स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स टू एन इन्वेडिंग फॉरेन एंटीजन, फॉरेन एजेंट और ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी क्या है, इट रेफर टू द बॉडीज स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। इम्यूनिटी क्या है, बॉडीज हमारा प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो कि हमको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरस से, फॉरेन सब्सटेंस से डिफेंस करता है, उससे हमको बचाता है और हमारी डिसीज से बचाने में हेल्प करता है, राइट। फिर आता है इम्यूनोग्लोबिन, दीज आर द प्रोटीन कैपेबल ऑफ एक्टिंग एंटीबॉडीज। इम्यूनोग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है जो कि कैपेबल होते हैं आपको एक्ट करने में एंटीबॉडीज को, ओके। फिर आता है लिम्फोसाइट, ब्लड सेल्स होता है आपका, these cell which are important in producing circulating antibodies। lymphocyte क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है आपको प्रोड्यूस करने में, सर्कुलेट करने में एंटीबॉडीज को, है ना, ब्लड के अंदर प्रोड्यूस करने में, उनको जनरेट करने में, और साथ ही साथ उनको एक जगह से दूसरी जगह पर सर्कुलेट करने में थ्रू योर ब्लड वेसल्स और ब्लड। फिर मास्ट सेल, मास्ट सेल क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू सेल, एक कनेक्टिव टिश्यू सेल होता है दैट कंटेन हिपेरिन एंड हिस्टामाइन इन द ग्रेन्यूल्स। इसके ग्रेन्यूल्स में क्या किससे मिलकर के बना हुआ होता है, हिपेरिन एंड हिस्टामाइन से इसका कंटेंट होता है, इससे मिलकर के बना हुआ होता है। एक कनेक्टिव मास्ट सेल आपका होता है, कौन सा, मास्ट सेल। मास्ट सेल का एक कनेक्टिव टिश्यू सेल है जो कि आपका हिपेरिन और हिस्टामाइन से मिलकर के बना होता है इसके ग्रेन्यूल्स में। पैथोजन डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया एंड वायरस। पैथोजन क्या है, डिसीज कॉजिंग एजेंट एंड डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, राइट, पैरासाइट एक्सेट्रा। राइनाइटिस, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा। राइनाइटिस मतलब आपको रनिंग नोज होना, इसको क्या बोलते हैं हम, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज। आइटिस वर्ड जिधर भी आता है उसका मीनिंग क्या होता है, स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना। तो राइनाइटिस मतलब आपकी जो म्यूकोसा है इन्फ्लेमेशन, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, जिसकी वजह से आपको रनिंग नोज हो जाना, राइट। फिर टी सेल, white cell are specialized to assist beta helper cell, T cell and other directly kill infected cells killer T। टी सेल्स क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स है, स्पेशलाइज टू असिस्ट करते हैं, स्पेशली हेल्प करते हैं किसको, बीटा सेल को, हेल्पर टी सेल होते हैं, एंड अदर डायरेक्टली किल इन्फेक्टेड सेल्स किलर टी, ना, अदर क्या होते हैं, डायरेक्टली किल करते हैं आपके इन्फेक्टेड सेल को। फिर आता है आपका यूटिकेरिया मतलब हाइप्स। तो ये इतना टर्मिनोलॉजी के बारे में अभी हमने समझा, आपकी जनरल टर्म में आपको ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपकी क्या होती है, एग्जाम में भी आ जाता है और नहीं भी आता है तो भी ये डेली यूज में होने वाली है। तो ये टर्म आपको पूरा बाय माउथ आपको याद होना चाहिए, कौन सी चीज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाती है ना। साइटोकाइन क्या है, रिथमिया क्या है, हेल्पर सेल क्या है, हिस्टामाइन क्या है, हेल्पर सेंसिटिविटी क्या है, इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनोग्लोबिन क्या है, लिम्फोसाइट क्या है, मास्ट सेल क्या है, पैथोजन क्या है, राइनाइटिस क्या है, यूटिकेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बाय
टंग, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, बाय माउथ आपको याद होना चाहिए, राइट। ये बेसिक सी टर्म है जो कि यूज होने वाली है और आपको आगे भी चीज़ें काम आने वाली है। फिर इसका ओवरव्यू ऑफ इम्यून सिस्टम हम देख लेते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम पहले भी समझ चुके थे, हम इसमें ज़्यादा तो बात नहीं करेंगे। इम्यून सिस्टम इज द बॉडीज मेजर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन, ऑर्गेनिज्म एंड एबनॉर्मल और डैमेज सेल्स। इम्यून सिस्टम क्या होता है? एक हमारा मेजर डिफेंस मैकेनिज्म होता है किसके अगेंस्ट? जो आपके बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैथोजन हो गया, है ना, फॉरेन सब्सटेंस, जो भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो उनसे फाइट करने में, उनसे लड़ाई करने में ये हेल्प करता है, उनको इन्वेडिंग करने में, उनको डिस्ट्रॉय करने में। फर्स्ट वन ये आ जाता है। सेकेंड आ जाता है जो भी आपके डेड सेल्स है ना, जो भी आपके बॉडी के अंदर डैमेज और डेड सेल है, उनको भी ये फैगोसाइटोसिस की हेल्प की, उनकी मदद से उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको किल कर देता है, उनको खा जाता है, राइट। फिर दूसरा इसका क्या होता है कि भाई ये सिस्टम आइडेंटिफाई डिस्ट्रॉय मैलिग्नेंट सेल एंड प्रिवेंट डेवलप। जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं, कैंसर सेल होते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करता है, उनको भी निकल लेता है, उनको खा जाता है और उसको ज़्यादा स्प्रेड होने से रोकता है, उसको प्रिवेंट करता है, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक स्प्रेड ना हो, दूसरी जगह तक वो ना पहुंच पाए। तो इससे भी ये प्रिवेंट करता है उसको आगे फर्दर स्प्रेड होने से, फर्दर फैलने से। कुछ मेजर इंजुरीज होती है तब इसमें एक्टिव जो आपका इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। कुछ डिसीज में, जैसे कि आपका लेसरेशन हो गया, बर्न हो गया, है ना, मेजर इंजरी, सर्जरी हो गई, या सिस्टमेटिक डिसीज में एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से फीवर वगैरह भी आपको देखने को मिलता है, टेम्परेचर इंक्रीज आपका हो जाना, राइट। तो इस तरीके से वर्क करता है। इसके अंदर कुछ आपकी बॉडी के सेल्स वगैरह आ जाते हैं, है ना, वाइट ब्लड सेल्स हो गया और रेड ब्लड सेल्स हो गया, WBC, RBC, टी सेल, बी सेल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी इंक्लूड रहती है। मोनोसाइट्स हो गया, फेगोसाइट्स हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया, है ना, ये सब इसमें इंक्लूड रहते हैं। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये सब इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं क्या होता है। इम्यूनिटी इज ए डिफेंस एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय पैथोजन एंड फॉरेन मटेरियल टू प्रिवेंट द फर्दर कॉजेस ऑफ सर्टेन डिसीज। ओकेजनली द इम्यून सिस्टम इज द मिस्टेकली, कुछ समय के बाद क्या होता है, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम कर देता है, जो डेड सेल है, डिस्ट्रॉय सेल है, या जो इन्फेक्टेड सेल है, और वो क्या करता है, अपने जो आपके हेल्दी सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो आपके हेल्दी सेल्स है, उनको इंगल्फ करना, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति को इम्यूनिटी उसकी वीक होने लग जाती है, और बॉडी पेन हो गया, जॉइंट पेन हो गया, हेडेक हो गया, वीकनेस हो गया, तो ये सारे सिम्टम इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और ये जो डिसीज होती है वो डिसीज को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनो ऑटो इम्यून डिसीज। फिर इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग जो रहती है वो देना पड़ता है, राइट। तो इसका एक तो कॉजेस तो अभी तक कुछ मिला नहीं है, अननोन कॉजेस है, किस रीजन से होता है कोई भी अभी एग्जैक्ट इसका कुछ किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है ना, कभी कभी जेनेटिक भी हो जाता है। तो कॉजेस इसका अननोन ही रहा है, साइंस भी अभी इसको ढूंढ नहीं पाई है, राइट। द इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बोन मैरो, किस किस चीज से मिलकर के बना है, बोन मैरो से आपके consist of bone marrow, white blood cells produced by the bone marrow and the lymphoid tissue, many chemical produced that are involved in the activation of bone cell destruction and foreign antigen। कुछ आपके लिम्फाइड टिश्यू होते हैं, बोन मैरो होती है, लिम्फ नोड होती है, वहाँ से ये मिलकर के बना हुआ होता है। लिम्फाइड टिश्यू इंक्लूड द कौन कौन से आते हैं, जिसमें आपकी थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड, सिमिलर टिश्यू, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टिश्यू, रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन कौन से, थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन हो गया, और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो गया, और लिम्फ नोड हो गया आपका, टॉन्सिल्स और एडेनॉइड। ये आपस में क्या रहता है, ऐसे इम्यून सिस्टम आपका वर्क करता है। ग्लैंड्स वगैरह हो गई आपकी, थाइमस वगैरह हो गई, वो सारी चीज़ें भी। अब आ जाती है इसके फंक्शन की बात की, भाई इसका फंक्शन क्या होता है, ये इसका वर्क क्या है। तो हम पहले भी लेक्चर में समझ चुके हैं, हालांकि हम टॉपिक आया है तो हम एक बार और देख लेते हैं, आपका भी रिवाइज हो जाएगा। तो डिफेंड एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन बॉडी, ये क्या करता है, ह्यूमन बॉडी को डिफेंड करता है, ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करता है, ऐसे वॉरियर, ऐसे योद्धा
ये सैनिक की तरह वर्क करता है। कोई भी बाहर से पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन सब्सटेंस आ रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको सीधा अटैक करके उसको खत्म कर देता है कि जब तक मैं बैठे हैं, जब तक हम इधर जिंदा है, तुम बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज नहीं कर सकते। पहले तुमको हमसे लड़ना होगा, हमसे टकराना होगा, फिर देखा जाएगा जो होगा। यदि हमारे बस की बात नहीं रही तो फिर तुम डिसीज कॉज करो, पर डिसीज करने से पहले, अंदर घुसने से पहले तुमको हमसे लड़ना पड़ेगा। इस तरीके से इनका वर्क होता है ना। इन्फेक्शन कॉज बाय द बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट। जो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट है उनसे बचाने के लिए हेल्पफुल होता है आपका इम्यूनिटी, जिसको हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, राइट। इम्यून सिस्टम रिमूव एंड डिस्ट्रॉय डैमेज और डेड सेल। दूसरा इसका क्या फंक्शन होता है, जो डेड सेल्स होते हैं, सेल्स का वही ड्यूरेशन रहता है, किसी का 5 दिन, किसी का 14 दिन, सॉरी किसी का 7 दिन, किसी का 120 दिन, है ना, आरबीसी का 120 दिन। तो उतने समय में जो सेल्स रहते हैं वो ऑटोमेटिक डेड हो जाते हैं। अब वो डेड सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करना, उनको इन्वेडिंग करना। ये हालांकि थाइमस और स्प्लीन का भी इसमें रोल होता है। ये आपका डेड सेल का बैंक होता है, ब्लड बैंक होता है, डेड सेल का आपका सेल्स के लिए बैंक होता है। तो वहाँ पर ये चले जाते हैं और ऑटोमेटिक वहाँ से रिकवर हो जाते हैं बाद में। तो ये भी इसका एक सिस्टम होता है, एक फंक्शन होता है। इम्यून सिस्टम इंक्लूड एंड डिस्ट्रॉय मैलिग्नेंट सेल, प्रिवेंट डेवलप ऑफ द ट्यूमर। इम्यून सिस्टम क्या करता है, मैलिग्नेंट मतलब जो आपके कैंसरस सेल है ना, जो सेल्स को कैंसर कोज हो गया है, वो सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसको खत्म करता है। यदि डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तो कैंसर में क्या होता है, आपका एबनॉर्मल सेल्स का, कैंसरस सेल का मल्टीप्लिकेशन होते चल जाता है, सेल बढ़ते चल जाते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा जिस भी जगह का कैंसर होता है वहाँ का साइज ऑटोमेटिक क्या होता है, एनलार्ज हो जाता है। जैसे किसी को माउथ का कैंसर है तो माउथ उसका इतना नॉर्मल है, इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसे देखोगे, है ना। तो क्या होता है, आपका एबनॉर्मल सेल है, उनका मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ जो है वो बढ़ता जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। वो पूरा अपना कॉलोनी, पूरा अपने एक घर बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। उसके बाद तो ये क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है कि मैलिग्नेंट कैंसर है, तेरे को हम बढ़ने नहीं देंगे, इधर ही तेरे को हम खत्म कर देंगे। पर आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और उनकी लेवल ज़्यादा हो जाता है, उनके पास ज़्यादा पावर हो जाता है, तो वो इनको नष्ट करके, इसको डिस्ट्रॉय करके और वो आगे बढ़ जाते हैं ना। तो बोलते भाई जिसके पास जितना पावर रहेगा वो उतने अच्छा रहेगा, है ना। तो हमारा इम्यूनिटी यदि ज़्यादा पावरफुल होगा तो ऑब्वियसली बात है कि भाई बैक्टीरिया, वायरस आने से ही डरेंगे, बाहर से देख करके भाग जाएंगे, कोई भी उनको निपटा देगा, खत्म कर देगा। पर यदि आपका इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जल्दी जल्दी आपको क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, डिसीज हो जाएगी, सर्दी, खांसी, बुखार, फीवर, अस्थमा, निमोनिया, ये सारी चीज़ें आपको होती रहेगी, है ना। तो आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, हेल्दी डाइट वगैरह खाना है ना आपको। हाँ, मतलब प्रोटीन युक्त डाइट खाना है, नेचुरल रिच प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट डाइट लेना है, जिससे आपका इम्यूनिटी भी आपका स्ट्रॉन्ग हो, जो कि बैक्टीरिया, वायरस से आपका फाइट कर सके, राइट। उसके बाद आ जाता है माइनर इंजुरीज लाइक लेसरेशन, ब्रूसेस, और मेजर इंजुरी लाइक सर्जरी, बर्न और सिस्टमेटिक डिसीज रिस्पॉन्स। जब भी आपको कोई माइनर या मेजर इंजुरी होती है या सिस्टमेटिक कोई भी डिसीज होती है, तब भी आपका जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है और वर्क करना शुरू कर देता है। अब इसमें कंपोनेंट आ जाते हैं, कुछ कंपोनेंट जो हमारे इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपका बोन मैरो। बोन मैरो आपकी कहाँ पर होती है, जो आपकी लॉन्ग बोन होती है उनके अंदर की जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं बोन मैरो कैविटी, है ना। तो बोन मैरो कैविटी, कुछ इसमें हम आपके सेल्यूलर कंपोनेंट होते हैं और वैरायटी ऑफ सेल्स होते हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं, इनके प्रोटीन्स होते हैं, स्पेसिफिक टास्क होता है किसी का, है ना, रिकॉग्नाइज करने का, रिएक्ट करने का और फॉरेन मटेरियल्स को इन्वेडिंग करने का। तो सबका अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग सबका रोल होता है ना। किसी का रिकॉग्नाइज करने का, किसी को डिटेक्ट करने का, किसी को फाइट करने का, किसी को इनगल्फ करने का, खाने का, किसी को उसको डिस्ट्रॉय करने का। तो सबका अपना अपना अलग अलग पार्टिकुलर रोल होता है। कुछ मल्टीपर्पज होते हैं, जैसे हमने कल के लेक्चर में भी देखा था, प्रीवियस लेक्चर में। तो फर्स्ट आ जाता है आपका बोन मैरो। बोन मैरो क्या है, एक हॉलो कैविटी होती है, एक स्पेस होता है, लॉन्ग बोन के अंदर एक कैविटी होती है। बोन मैरो इज वेस्कुलर टिश्यू लोकेटेड इन द मेडुलरी कैविटी एंड सॉफ्ट एंड फ्लैट बोन। लॉन्ग बोन और जो फ्लैट बोन होती है उसके अंदर एक मेडुलरी कैविटी होती है, जहाँ पर आपका बोन मैरो और वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस एंड स्टोर
हीमोपोएटिक स्टिम सेल, इसमें क्या होता है आपके स्टिम सेल को प्रोड्यूस करती है और स्टोरेज करने का काम करती है। ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ब्लड के जितने भी कंपोनेंट है वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हो गया, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, इसेनोफिल्स, ये सब किधर से प्रोड्यूस होते हैं आपके बोन मैरो से। बोन मैरो मेनली प्रेजेंट इन द स्टर्नम, इलियम, वर्टिब्रल एंड रिब्स, किधर किधर प्रेजेंट होते हैं स्टर्नम, इलियम, वर्टिब्रल एंड रिब्स। in adult it produce red blood cell WBC and RBC and platelets. Long bone is filled with the fatty bone, yellow bone marrow, येलो बोन मैरो आपको लॉन्ग बोन में आपको देखने को मिलती है। फिर वाइट ब्लड सेल्स WBC या ल्यूकोसाइट, WBC और ल्यूकोसाइट देयर इज ए 5 काइंड ऑफ WBC, 5 प्रकार के यहाँ पर WBC होते हैं। ऑल आर लार्जर देन आरबीसी, ये आपकी आरबीसी है उससे लार्ज होते हैं, उससे बड़े होते हैं। और इसमें न्यूक्लियस होता है वो मैच्योर होता है, न्यूक्लियस इसमें अपेयर होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द न्यूक्लियस में बी इन वन पीस और अपेयर इन द सेवरल लोब्स और सेगमेंट। जो न्यूक्लियस होता है या तो वन पीस में हो सकता है या सेवरल अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग जगह पर आपको प्रेजेंट हो सकता है। इनका क्वांटिटी कितना होता है 5000 से 10,000 होते हैं ये। और स्पेशल स्टैंडिंग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन गिव ईच काइंड ऑफ WBC डिस्टिंक्टिव अपेयर। नॉर्मल ब्लड टोटल ल्यूकोसाइट 5000 से 10,000 सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर, प्रीमेटरी WBC प्रोड्यूस द बॉडीज अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड टिश्यू इंजुरी, इन्फेक्शन और टिश्यू इंजुरी के अगेंस्ट से वर्क करते हैं। और द 5 काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड प्रोड्यूस in the red bone marrow and some lymphocyte and lymphocytic tissue, ये बोन मैरो से प्रोड्यूस होती है और कुछ आपको लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइटिक टिश्यू से भी ये प्रोड्यूस होती है। मे बी क्लासीफाई इन 2 ग्रुप, इनको 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया है, ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट। ऑफ दीज एक्सपेरिमेंटली approximately 60 to 70% are granulocyte and 30 to 40% एक ग्रेन्युलोसाइट। 60 से 70% जो होते हैं वो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं और 30 से 40% होते हैं वो आपके एक ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। द ग्रेन्यूल्स में क्या क्या आ जाते हैं आपके, जैसे कि ल्यूकोसाइट हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, है ना, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है आपके इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स, ल्यूकोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, ये ग्रेन्युलोसाइट में आ जाता है ना। फिर आता है एक ग्रेन्युलोसाइट, इसमें क्या आ जाता है ल्यूकोसाइट आर लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट आर लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट विच हैव न्यूक्लियस इन वन पीस, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो वन पीस होता है। एक ग्रेन्युलोसाइट में, ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं उनमें मल्टीपल होता है। मोनोसाइट आर यूजुअली कुछ लार्जर देन लिम्फोसाइट, मोनोसाइट थोड़ा सा लार्ज होता है लिम्फोसाइट से। फिर आता है आपका बेसोफिल्स, बेसोफिल्स डायमीटर, इनका डायमीटर होता है 8 to 10 μm एंड दे comprise 0.5 to 1% of the WBC, their nucleus has 2 lobe, इनकी न्यूक्लियस में 2 लोब होता है और ये भी इनका डायमीटर होता है 8 to 10 μm। अपेयर इन द डीप ब्लू पर्पल, कैसा डीप ब्लू पर्पल कलर का दिखता है। बेसोफिल रिलीज हेपेरिन, हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन एंड हाइपर सेंसिटिविटी और स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जब भी आपको कोई स्ट्रेस होता है या कोई भी आपको एलर्जिक रिएक्शन होता है तो आपकी जो बेसोफिल है वो क्या रिलीज करती है, हेपेरिन को, हिस्टामाइन को, सीरोटोनिन को ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, है ना। हेपेरिन आपका एंटीकोगुलेंट होता है और हिस्टामाइन आपका एंटी एलर्जिक सब्सटेंस होता है, सीरोटोनिन हो गया, इस सबका रिलीज करती है और रिएक्ट करती है आपके हाइपर सेंसिटिविटी में। हिस्टामाइन इज ए पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, हिस्टामाइन जो होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का आपका ही एक पार्ट होता है। फिर आता है आपका इसेनोफिल्स, इसेनोफिल्स है 10 to 12 μm, ये कितना होता है 10 to 12 μm इसका डायमीटर होता है। दे comprise 1 to 4% of total number of the circulating leukocyte, they get mature in the bone marrow,
ये भी किधर मैच्योर होते हैं, आपकी बोन मैरो में होते हैं, विद इन 3 to 6 डेज में मैच्योर हो जाते हैं। एंड उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। दे हैव 30 मिनट सर्कुलेटिंग हाफ हाफ लाइफ ऑफ 12 डेज टिश्यू हाफ लाइफ। इनकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 12 डेज की इनकी लाइफ होती है। फिर आता है मोनोसाइट। इट कंप्राइजेस It comprises 3 to 8 of WBC. After release of bone marrow, they circulate 1 to 2 days of serum. Nucleus of monocyte kidney shape horseshoe shape cytoplasm blue gray have appearance. मोनोसाइट क्या होते हैं, इनका 3 to 8% ऑफ डब्ल्यू का ये पार्ट होते हैं, कंप्राइज करते हैं उसको। आफ्टर रिलीज ऑफ बोन मैरो में रिलीज होने के बाद दे इंक्लूड, इसको कितना टाइम लगता है इन सीरम बनने में, 1 to 2 डेज। और न्यूक्लियस जो होता है इसमें, न्यूक्लियस ऑफ मोनोसाइट इस किडनी के शेप का होता है, या जो आपका हॉर्स का जो पैर रहता है उसके शेप के होता है। फिर आता है लिम्फोसाइट। ये जो वर्क करता है, ये कैसे करता है, मैक्रोफेजेस की तरह वर्क करता है और रिसाइड ए पर्टिकुलर टिश्यू। एग्जांपल एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, लंग्स, माइक्रोबिलाई, ब्रेन मैक्रोफेजेस, स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो, टॉन्सिल्स सेल, लीवर एंड अदर बिकम वेंडरिंग मैक्रोफेजेस दिस फ्रॉम टिश्यू गैदर साइट ऑफ इन्फेक्शन दिस सेल। और जिस साइड पे आपका इन्फेक्शन होता है, इंजुरी होती है, उधर जाकर के गैदर कर लेते, उधर जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं ना, मैक्रोफेजेस की तरह वर्क करते हैं। फिर आता है लिम्फोसाइट। इट कंप्रोमाइज 20 to 25% ऑफ ऑल WBC डायमीटर। ये कितना, 20 से 25% WBC को कंप्रोमाइज करते हैं, कंप्राइज करते हैं। और डायमीटर इनका होता है 6 to 9 म्यूएम। कितना, 6 to 9 म्यूएम। सम हैज 10 to 14 म्यूएम, कुछ का 10 से 14 म्यूएम भी इनका डायमीटर होता है। लिम्फोसाइट ड्राइव फ्रॉम द स्टेम सेल इन बोन मैरो। ये कहाँ से आते हैं, स्टेम सेल्स होती हैं आपकी बोन मैरो की, स्टेम सेल वहाँ से ड्राइव करते हैं, वहाँ से आते हैं। They have becoming pattern as they circulate and then return to concentrate lymphoid tissue, lymph node, spleen, thymus gland, tonsils, pairs, pitches, and ileum and appendix. टाइप ऑफ लिम्फोसाइट में आ जाते हैं नेचुरल किलर सेल, और आपका आ जाता है टी सेल्स ना। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। और इसके बाद फिर हम देखने वाले हैं लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू में आपका थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन, और आगे हम देखने वाले हैं फिर यहाँ पर लिम्फ नोड, इसके फंक्शन। कल के लेक्चर हम समझेंगे लिम्फ नोड के बारे में और थाइमस ग्लैंड के बारे में और स्प्लीन के बारे में, राइट। तो आज का इतना लेक्चर हमारा हुआ। इसमें हमने ब्लड सेल्स के बारे में जाना, हमारा इम्यूनिटी का ओवरव्यू देखा, बोन मैरो के बारे में जाना, वाइट ब्लड सेल्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में समझा, और कुछ टर्मिनोलॉजी थी हमने उनको क्लियर किया। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम कल थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्प्लीन के बारे में जानने वाले, राइट। चलिए आज के लेक्चर में मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, अपना फीडबैक में दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।